प्यारे बच्चों, अब मैं आपको अगला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। उसका नाम है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन अर्थात सरफेस केमिस्ट्री। पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री अगली यूनिट है। आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन समझिए। पृष्ठ रसायन से आप क्या समझते हो? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थों की सतह की प्रकृति तथा उस पर संपन्न होने वाले भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा कहलाती है पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री। एक बार फिर सुनिए इसकी डेफिनेशन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थों की जो बाहरी सतह होती है उसकी प्रकृति तथा उस पर होने वाले या संपन्न होने वाले भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाती है पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री। देखिए, ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो पदार्थों की या ठोस पदार्थों की पृष्ठीय सतह पर ही आधारित होती हैं, जैसे संक्षारण है, उत्प्रेरण है। इन सब की क्रियाविधि को हम सरफेस के आधार पर ही जान सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है, आप समझेंगे, अधिशोषण। अधिशोषण या इंग्लिश में कहते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इसके साथ साथ ही एक दूसरा इसी से मिलता जुलता शब्द है अवशोषण। अवशोषण। तो देखिए, जैसा इनके नामों में बहुत कम अंतर है, ऐसे ही डेफिनेशन है। तो आप ध्यान रखना, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अधिशोषण को एडजॉर्प्शन और अवशोषण को एब्जॉर्प्शन। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है शोषण। यदि आप एक साथ इनको लिखकर और इनमें कंपैरिजन करेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। शोषण यानी जॉर्प्शन। और एक शब्द है विशोषण यानी डिजॉर्प्शन। तो देखिए, ये चार टेक्निकल वर्ड हैं, आप इनको समझिए। सबसे पहले है अधिशोषण। तो देखिए, किस तरीके से डिफाइन करेंगे अधिशोषण को या एडजॉर्प्शन को, कि जब किसी एक पदार्थ की बाहरी सतह पर कोई दूसरा पदार्थ एकत्र हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है, कहां पर? बाहरी सतह पर, तो ये प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। ध्यानपूर्वक सुनें कि किसी एक पदार्थ की बाहरी सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के एकत्रीकरण या इकट्ठा होने की घटना कहलाती है अधिशोषण। जैसे मान लीजिए एक पदार्थ ये है, अब इसके ऊपरी सतह पर, केवल बाहरी सतह पर ये पदार्थ इकट्ठा हो रहा है, तो ये घटना क्या कहलाती है या प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। इसमें ये जो पदार्थ है जिस पर वो दूसरा पदार्थ एकत्र होता है, ये कहलाता है अधिशोषक। अधिशोषक या इंग्लिश में इसको कहते हैं एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट। और जो पदार्थ इकट्ठा होता है वो कहलाता है अधिशोषित। अधिशोषित या इंग्लिश में कहते हैं एडजॉर्बेट। तो वह प्रक्रिया, एक बार फिर समझिए, वह प्रक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ की बाहरी सतह पर कोई दूसरा पदार्थ एकत्र होता है या इकट्ठा होता है, ये प्रक्रिया कहलाती है अधिशोषण। इसमें
जिस पदार्थ की बाहरी सतह पर दूसरा पदार्थ एकत्र होता है वो अधिशोषक या एडसॉर्बेंट कहलाता है, और जो दूसरा पदार्थ एकत्र होता है उस पदार्थ की बाहरी सतह पर वो कहलाता है अधिशोषित यानी एडसॉर्बेंट। इसी तरीके से इसके एग्जाम्पल आप सुन सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सिलिका जेल है। सिलिका जेल में या सिलिका जेल के द्वारा जल का अधिशोषण, सिलिका जेल के द्वारा जल का अधिशोषण। दूसरा है टंगस्टन, वुल्फ्रम कहते हैं, वुल्फ्रम के द्वारा ऑक्सीजन का अधिशोषण। जैसे नंबर 3 है एक्टिव चारकोल, जो सक्रिय चारकोल होता है उसके द्वारा, एक्टिव चारकोल, इसके द्वारा ब्रोमीन का अधिशोषण। या चीनी के शोधन में एक्टिव चारकोल के द्वारा जो रंगीन पदार्थ होते हैं उसका अधिशोषण। ये इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं, यानी एक्टिव चारकोल के द्वारा रंगीन पदार्थों का अधिशोषण। किसमें? चीनी के शोधन में। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं अधिशोषण के। एक बार फिर सुन लीजिए इनको। सिलिका जेल के द्वारा किसका अधिशोषण? जल का अधिशोषण। जैसे दूसरा नंबर है टंगस्टन या वुल्फ्रम कहते हैं, उसके द्वारा ऑक्सीजन का अधिशोषण। जैसे तीसरा है चारकोल, एक्टिव चारकोल के द्वारा ब्रोमीन का अधिशोषण, या एक्टिव चारकोल के द्वारा रंगीन पदार्थों का अधिशोषण, जो कि सामान्यतः किसमें? चीनी के शोधन में किया जाता है। तो ये सब की सब प्रक्रियाएं किसमें आती हैं? अधिशोषण के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे अधिशोषण या एडजॉर्प्शन। अब इसके आगे आइए आप अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। जितना इसमें नामों में मामूली सा अंतर है, उसी तरीके से इनकी डेफिनेशन में भी बहुत कम अंतर है। ध्यान से सुनेंगे आप। ये अवशोषण क्या कहलाता है कि जब कोई एक पदार्थ या इनके द्वारा हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। ये है अधिशोषक यानी एडसॉर्बेंट, और ये है अधिशोषित पदार्थ यानी एडसॉर्बेंट। कि जब किसी अधिशोषित पदार्थ के द्वारा किसी अधिशोषक के अभ्यंतर में प्रवेश करने पर वो उसके संपूर्ण जालक में एक समान रूप से फैल जाता है। उस पदार्थ अधिशोषक के अंदर, कौन सा पदार्थ? अधिशोषित पदार्थ प्रवेश कर उसके अभ्यंतर में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये घटना कहलाती है अवशोषण। इससे आपको पता चल रहा है कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, जबकि अवशोषण एक अंतरंग घटना है। इसको हम ऐसे समझा सकते हैं कि मान लो ये एक पदार्थ है, ये पदार्थ है अधिशोषक यानी एडसॉर्बेंट, और दूसरा पदार्थ जो अधिशोषित यानी एडसॉर्बेंट है वो इसके अभ्यंतर में एक समान रूप से वितरित हो जाए, इसके अंदर संपूर्ण जालक में एक समान रूप से फैल जाए, वितरित हो जाए। तो ये घटना कहलाती है अवशोषण अर्थात एब्जॉर्प्शन। इसमें ये अधिशोषक यानी एडसॉर्बेंट है, और दूसरा पदार्थ जो इसके अभ्यंतर में एक समान रूप से फैला है वो अधिशोषित पदार्थ है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि वह घटना या प्रक्रिया जिसमें अधिशोषित पदार्थ अधिशोषक पदार्थ के अभ्यंतर में प्रवेश कर उसके संपूर्ण जालक में एक समान रूप से वितरित होता है, वह कहलाती है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। बहुत साधारण सा तरीका है। मान लीजिए आप एक लोहे का टुकड़ा लें, मान लीजिए ये लोहे का टुकड़ा है और ये चाक का टुकड़ा है। अगर आप दोनों को जल में
प्रवेश कराएंगे, जल में डुबाएंगे, तो आप देखेंगे कि जल लोहे के टुकड़े के केवल बाहरी सतह से एकत्र होगा, या यानी इकट्ठा होगा केवल बाहरी सतह पर, तो वो घटना तो हो जाएगी अधिशोषण। और यदि हम चाक के टुकड़े को हम जल में डालें तो उससे क्या होगा कि बाहर के साथ साथ जल जो कि अधिशोषित है उसके अभ्यंतर में एक समान रूप से फैल जाएगा, तो ये घटना अवशोषण हुई। तो एक तो एग्जाम्पल इसी के साथ लिख सकते हैं हम कि चाक के द्वारा जल का अवशोषण। या दूसरा उदाहरण है जो ब्लॉटिंग पेपर होता है, सोखता होता है, उसके द्वारा इंक या स्याही का अवशोषण। चाक के द्वारा जल का अवशोषण, और दूसरा है जो ब्लॉटिंग पेपर यानी सोखता होता है उसके द्वारा इंक जो स्याही होती है उसका अवशोषण। या तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है NH4OH, किस किस के संयोग से बनता है? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है अमोनिया NH3 प्लस H2O, इन दोनों के संयोग से। तो जल के द्वारा अमोनिया गैस के अवशोषण से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनने की प्रक्रिया भी अवशोषण के अंतर्गत ही आती है। तो आप एक बार फिर ध्यान से सुनिए कि चाक के द्वारा जल का अवशोषण, इसका उदाहरण है। दूसरा है सोखता यानी ब्लॉटिंग पेपर, उसके द्वारा इंक या स्याही का अवशोषण। नंबर 3 है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनने की प्रक्रिया में जल के द्वारा अमोनिया का अवशोषण, ये भी अवशोषण के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा जल वाष्प का अवशोषण, ये इसके मुख्य उदाहरण है। एक बार फिर समझ लीजिए आप क्या है। उदाहरण में चाक द्वारा जल का अवशोषण, उसके अभ्यंतर में एक समान रूप से फैल जाता है जल, इसलिए ये प्रक्रिया अवशोषण हुई। इसी तरीके से जो ब्लॉटिंग पेपर या सोखता होता है उसके द्वारा इंक या स्याही का अवशोषण। ऐसे ही जल द्वारा अमोनिया का अवशोषण करने के पश्चात अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बनना, या निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का अवशोषण, ये अवशोषण के कुछ मुख्य उदाहरण हैं। अब आप समझेंगे शोषण यानी जॉर्प्शन। ये शब्द शोषण या जॉर्प्शन तब प्रयोग किया जाता है कि जब अधिशोषण और अवशोषण की प्रक्रिया साथ साथ संपन्न होती है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये शोषण शब्द यूज किया जाता है। ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषण तथा अधिशोषण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, वो प्रक्रिया कहलाती है शोषण या जॉर्प्शन। हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषक पदार्थ की बाहरी सतह पर अधिशोषित पदार्थ के एकत्रीकरण के साथ साथ वह उसके अभ्यंतर में भी एक समान रूप से फैलता है या वितरित होता है, ये प्रक्रिया कहलाती है शोषण। या शॉर्ट से शॉर्ट शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रिया साथ साथ संपन्न होती हैं, वह प्रक्रिया कहलाती है शोषण, या वह घटना कहलाती है शोषण या जॉर्प्शन। समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर मैं आपको बताऊंगा विशोषण या डिसॉर्प्शन। ये विशोषण या डिसॉर्प्शन इसके अधिशोषण की विपरीत प्रक्रिया है। अधिशोषण क्या है? किसी एक पदार्थ की बाहरी सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के एकत्रीकरण की घटना, या हम दूसरे शब्दों में ऐसे कहते हैं कि अवशोषक पदार्थ की बाहरी सतह पर अधिशोषित पदार्थ के एकत्रीकरण इकट्ठा होने की घटना कहलाती है अधिशोषण। तो विशोषण क्या हो जाएगा? विशोषण हो जाएगा कि किसी एक पदार्थ
की बाहरी सतह पर से दूसरे पदार्थ के अलग हटने की या दूर करने की प्रक्रिया, अलग हटाने की प्रक्रिया, या किसी अधिशोषक पदार्थ की बाहरी सतह पर से उपस्थित अधिशोषित पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विशोषण कहलाती है। विशोषण अधिशोषण के बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से आपने इन चारों टेक्निकल वर्ड्स को समझा ध्यानपूर्वक, और मैं समझता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहां पर दो चीज और है, एक तो है धनात्मक अधिशोषण और दूसरा है ऋणात्मक अधिशोषण। हम अधिशोषण के प्रकार कह के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अधिशोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक है धनात्मक अधिशोषण, यानी पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, और दूसरा है ऋणात्मक अधिशोषण, यानी नेगेटिव एडजॉर्प्शन। इनको समझिए आप। देखिए, धनात्मक अधिशोषण कौन सा होता है कि अधिशोषण की प्रक्रिया में क्या था? अधिशोषण कि जिसमें अधिशोषक पदार्थ की बाहरी सतह पर अधिशोषित पदार्थ एकत्र हो जाता है, वो तो कहलाता है अधिशोषण। अवशोषण क्या कहलाता है कि उसके अंदर प्रवेश, अभ्यंतर में एक समान रूप से वितरित होने की प्रक्रिया कहलाती है अवशोषण। लेकिन धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण ये कब यूज होता है? शोषण की प्रक्रिया में। और शोषण की प्रक्रिया कौन सी है कि जिनमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रिया साथ संपन्न होती है, अर्थात अधिशोषक के बाहरी सतह पर भी और उसके अभ्यंतर में भी। जब अधिशोषित पदार्थ एक समान रूप से फैलता है, वितरित होता है, तो वो प्रक्रिया होती है शोषण। अब इसको धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जब अधिशोषक के बाहरी सतह पर अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण अधिक होता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है धनात्मक अधिशोषण। जब अधिशोषक पदार्थ की बाहरी सतह पर अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण अधिक होता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है धनात्मक अधिशोषण। और यदि उसके अभ्यंतर में, किसके में? अधिशोषक पदार्थ के अभ्यंतर में अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण अधिक होता है, अभ्यंतर में अधिक होता है और बाहरी सतह पर कम होता है, तो वो कहलाती है ऋणात्मक अधिशोषण। एक बार फिर समझिए आप धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण को। धनात्मक अधिशोषण वो होता है वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषक पदार्थ के बाहरी सतह पर अधिशोषित यानी एड्सॉर्बेंट पदार्थ का सांद्रण अधिक होता है, तो यह प्रक्रिया धनात्मक अधिशोषण या पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहलाती है। इसके विपरीत यदि अधिशोषक पदार्थ के बाहरी सतह पर अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण कम होता है और उसके अभ्यंतर में अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण अधिक होता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है ऋणात्मक अधिशोषण या नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो आशा करता हूं ये दोनों आपको बहुत अच्छी समझ में आ गए होंगे।